नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक ऐसा ईएनटी का टॉपिक देखने वाले हैं जिसका रुग्ण जिसका पेशेंट हमारे ओटी में बहुत बार आता है। आप अगर ईएनटी की स्पेशल प्रैक्टिस न कर रहे हो, आप ऑप्थेल्म की प्रैक्टिस न कर रहे हो, लेकिन आप अगर जनरल प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हो, ये पेशेंट आपके पास आने ही आने वाला है। जनरल प्रैक्टिस करते हो तो ये पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? सर जी, बहुत ज्यादा सर्दी और जुकाम हुआ है, नाक बह रही है। आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास ये पहले दिन सर्दी होने के बाद नहीं आएगा, आपके पास ये आएगा क्रोनिक राइनाइटिस होने के बाद, जीर्ण प्रतिशाय होने के बाद। तो ये जो हम आमतौर पर व्यवहारिक भाषा में सर्दी जुकाम जिसे कहते हैं, उसका वर्णन हमारे संहिताओं में कहां आया है? तो इसका वर्णन आया है प्रतिशाय इस रूप में। आचार्य चरक ने बताया है, सुश्रुत ने बताया है, मधुकोश ने बताया है और वाग्भट जी ने भी बताया है। क्या नाम से आया है? प्रतिशाय। प्रतिशाय मतलब क्या, और यह प्रतिशाय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आमतौर पर आपके पास जनरल प्रैक्टिस में आने वाले 50 पेशेंट में से 15 पेशेंट ये सर्दी जुकाम के होते हैं। सीजनल, जैसा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जैसा ऋतु संधि काल आ जाएगा, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आने लगते हैं। इनको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? आगे जाके हमें पता है, सर्दी सर पकड़ लेती है ऐसा बोलते हैं। क्या होता है? साइनोसाइटिस बैठ जाता है, क्रोनिक राइनाइटिस हो जाता है, कई कई लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस रहता है। तो इसका वर्णन हमारे संहिताओं में कहां कहां आया है, इसका महत्व क्यों है, यह सब हम आज की लेक्चर में देखेंगे। तो देखो दोस्तों, आज का लेक्चर है प्रतिशाय और हम शुरू कर रहे हैं प्रतिशाय। सबसे पहला टॉपिक, पहला मुद्दा हमारा आज का रहेगा कि यह प्रतिशाय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर दोस्तों हम इस प्रतिशाय की उपेक्षा करते हैं तो इसका जो जर्नी है प्रतिशाय का, वो कहा जाएगा, यह बन जाएगा दुष्ट प्रतिशाय। इसकी वजह से हमें डिफनेस भी आ सकता है, बाधिर्य भी आ सकता है, अंधत्व आ सकता है, गंध ज्ञान, स्मेल डिसऑर्डर आपको हो सकता है, स्मेल डिसेबिलिटी, और नेत्र रोग के कई सारे डिसीज का पूर्व रूप या हेतु यह प्रतिशाय कहा गया है। मतलब हम अगर प्रतिशाय की चिकित्सा नहीं करते हैं तो नेत्र के संबंधित बहुत सारे व्याधि, कर्ण के संबंधित व्याधि जैसे बाधिर्य, नासा के संबंधित व्याधि जैसे कि गंध नष्टता, ये सारे होने की संभावना होगी अगर आप प्रतिशाय की उपेक्षा करोगे। ओके, तो अगर आपको पूछा जाता है वाइवा में या एग्जाम में कि प्रतिशाय का महत्व क्यों है, तो आपको लिखते आना चाहिए कि प्रतिशाय क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका और एक आचार्य चरक ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताया है कि ऊर्ध्व जत्रुगत नासा ही शीर्षोद्वारम, और जहां से ये द्वार है वही दोष दुष्य एक साथ आके प्रतिशाय बनाते हैं, और उसका स्थान होता है नासा, जो ऊर्ध्वस्थ सभी व्याधियों का, सभी चिकित्साओं का द्वार है। तो इसलिए भी प्रतिशाय इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि आचार्य चरक का पीनस नासा रोग निदानम, यह ऐसा एक अध्याय है, उसमें भी प्रतिशाय का वर्णन आया है। आप बोलेंगे कि यह अध्याय का नाम तो प्रतिशाय नहीं है, वहां तो पीनस है। तो दोस्तों आपको हम बोल दे कि पीनस को ही प्रतिशाय कहा गया है। कई जगह पे शब्द आएगा पीनस, कहां पे शब्द आएगा प्रतिशाय। ये हमारी नॉर्मल नोज है, जब प्रतिशाय होते हैं तो हमारा ये नेसल ट्रैक्ट कुछ ऐसा बन जाता है। इसका एक एक रूप, लक्षण, चिकित्सा, साध्य साध्यत्व, उपद्रव, ये सब हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया कि ये प्रतिशाय क्या होता है ये आपके समझ में आ गया। तो देखो, चलो इसके बाद हम आगे का लेक्चर अब देखेंगे। सबसे पहले कि यह प्रतिशाय के हेतु क्या है, इसके प्रकार तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन इसके प्रकार के पहले मुझे कुछ नॉर्मल प्रतिशाय, जनरल प्रतिशाय, एक सामान्य प्रतिशाय के बारे में कुछ कहना है कि यह प्रतिशाय क्यों होता है, इसके हेतु क्या है। तो इसके हेतु दोस्तों चरक ने अलग बताए और सुश्रुत जी ने अलग बताए हैं। देखो, इसको हम डिस्टिंग्विश करके भी पढ़ेंगे, एक साथ भी पढ़ेंगे। उसको व्याधि हेतु और चरक हेतु, ऐसे दो प्रकारों में भी हम पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया सुश्रुत और चरक। जैसे कि सबसे पहले सुश्रुत जी ने बताया है नारी प्रसन्नम, अति मैथुन अगर हम करते हैं, सर पे कोई हमारे आघात होता है, ओके, धूल, बहुत ज्यादा
कोल्ड एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट में भी हम अगर रहते हैं, मूत्र पुरुष का वेग अगर धारण करते हैं, न वेगान न धारियेत, इस अध्याय में भी प्रतिशाय ये क्या बोला है, उपद्रव बोला है। किसका उपद्रव? मल और मूत्र का अगर हम धारण करेंगे तो भी हमें ये सर्दी जुकाम प्रतिशाय पीनस होगा। बहुत ज्यादा बोलने पर, सतत 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 बोलते रहने पर, ऋतु विषमता जो दिनचर्या ऋतुचर्या में बताया गया उसके अलावा कोई अगर हम हमारी आचरण करते हैं, मिथ्या योग करते हैं तो भी प्रतिशाय होगा। बहुत ज्यादा प्रमाण में अगर ये शीत जलपान हम कर देंगे तो भी प्रतिशाय होगा। ऐसे कई सारे बहुत सारे टाइम पे अगर हम सोते हैं, अति निद्रा, ये भी बताया गया है। स मूत्र पुरुषयोच सद्य प्रतिशाय निदानम उक्तम, ये बताया है सुश्रुतजु ने। मधुकोश जी का भी एक श्लोक है, तस्य निदानम द्विविधम एक सद्यो जनकम तश्च बलवेत्तेन चयम न अपेक्षिते एवाह। तो ये अलग अलग हेतु मैंने आपको बताए, जो व्याधि हेतु और दोष हेतु के तहत भी हम देखने वाले हैं कि जैसे जो व्याधि हेतु है जिसे हम कह सकते हैं कि सद्योजनक, अति मैथुन, शिरो अभिताप, धूर धूल का सेवन करना, वेग का अवरोध करना, ऋतु की विषमता करना, इसकी वजह से क्या होता है, स्थान वैगुण्य होके ये दोष कम प्रमाण में उसके लिए वहां पे अपना स्थान वैगुण्य उत्पन्न करेंगे और प्रतिशाय का निर्माण करेंगे। ओके, इनका जल्दी उत्पन्न करेंगे और जल्दी शमन भी करेंगे। लेकिन कालांतर जनक दो दोष हेतु है जो वेगावरोध करेंगे, अजीर्ण को खाने से होता है, गुरु मधुर पदार्थों का अति सेवन होता है, रात्रि का जागरण होता है, निद्रा बहुत ज्यादा होती है, भोजन के बाद बहुत ज्यादा आप कोल्ड वाटर शीत जलपान कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रतिशाय होगा। लेकिन इसमें जो दोष है ये कम नहीं ज्यादा मात्रा में रहेंगे। ये हेतु जहां पे मिलेंगे वहां पे समझ लेना है सर्दी जल्दी जाने वाली नहीं है, जुकाम जल्दी जाने वाला नहीं है, तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे इसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, एग्जाम में एसएक्यू, एलएक्यू, एमसीक्यू भी आ सकता है। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं दोस्तों कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, जैसे कि हम कोई भी संहिता में देखते हैं कि इसके भी प्रकार कौन कौन से रहेंगे, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये तो नाम हमारे साथ में आते हैं। लेकिन प्रतिशाय में कुछ अलग है। प्रतिशाय में इसके अलावा भी कुछ प्रकार है, इसको हम सब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रतिशाय की संप्राप्ति कैसी होती है। आपको सवाल आता होगा ना, हमारे नाक में से ये पानी क्यों बहता है, ये पानी आता कहां से है, ये म्यूकस होता है क्या, ये डिस्चार्ज क्या होता है। समझे, कभी कभी किसी के प्रतिशाय से खून आएगा, कोई पस आएगा, कोई स्मेल रहेगा उसको, समझे, किसी को नाक बहेगा ही नहीं, शुष्क प्रतिशाय रहेगा। तो इन सभी प्रकारों का संप्राप्ति क्या है, तो हम प्रतिशाय की जो जनरल सामान्य संप्राप्ति है वो देखते हैं कि हेतु सेवन हमने कर लिया, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पर पी लिया, रात्रि का जागरण कर लिया, तो ये क्या करेंगे, ये सभी हेतु वात आदि दोष को एक एक करके या सब मिलके दूषित करेंगे, और दूषित करते रक्त के साथ वो शीर, जहां घ्राणामूल है, घ्राणमूल से ये शिरोमार्ग से लेके जाएंगे, वहां पे संचित करेंगे, और ये वायु अथवा इतर दोष संचित होने के बाद वहां प्रतिशाय की निर्मित होगी। वात, पित्त, कफ तीनों दोष का है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे दोष जो प्रमुख है ये वात है, उसके बाद कफ है, उसके बाद पित्त है। ठीक है, आपके जनरल संप्राप्ति जो होती है, घ्राणमूल संचय हो रहा है दोषों के वजह से, कि दोष ये दूषित क्यों हुए हैं, हेतु हमने किए इसलिए दूषित हुए, घ्राणमूल की जगह पे संचय किया और प्रतिशाय की निर्मित हो गई। ओके, देन नेक्स्ट अभी थेरोटिकल पार्ट आएगा। अभी कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा नहीं है, अभी थेरोटिकल पार्ट जो आपको पढ़ना है अच्छे से, उसमें आएंगे सबसे पहले कि बाबा पूर्व रूप क्या होते हैं। सभी नॉर्मल सामान्य जो हमारा नासा रोग रहेगा, प्रतिशाय रहेगा, उसमें पूर्व रूप क्या क्या रहेंगे। ऐसे रूप दिख रहे हैं जिनके हमें समझ में आ जाए कि अभी हमें प्रतिशाय होने ही वाला है। ऐसे कौन कौन से रूप है, आपको अगर यहाँ पे जो इमेज मैं दिखा रहा हूँ वो इमेज दिख रही है तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमें शिरो गुरुत्व रहेगा, ये देखो यहाँ पे भरा भरापन नजर आ रहा है। सर में हमें ऐसा लगेगा कुछ भरा हुआ है, वेट लगेगा, शिरो गुरुत्व, जिसे हम संहिता में वाग्भट में श्लोक आया है, सर्वेषु
श्वसनम पीनसः प्रतातक्षवः, उसमें आया है कि सबसे पहले तो वहां पे श्वास कष्टता रहेंगी। क्या रहेंगी?